ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਟੱਫੇ ਵੱਜਦੇ ਪਟੀਨ ਖਾਟਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲੀਆਂ ऑलराइट ऑलराइट सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे ये एक ही दिन में सारी वीडियोस बना रहा है। भाई बस में मसला ये है कि मैंने बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बनाई और मेरे पास पूरे वीक में टाइम ही नहीं मिलता, और रात को अगर मैं वीडियोस बनाना चाहूँ तो मेरी आवाज़ बैठ जाती है। तो मुझे आई थिंक कोई टॉन्सिल्स वगैरह का इशू, कोई इसको टीचिंग टॉन्सिल्स भी आई थिंक कहते हैं। एनीवेज, तो ये सुबह ही मेरी कोई आवाज़ थोड़ी वैसी साउंड का मैं बहुत कॉन्शियस हूँ कि पीछे बैकग्राउंड में नॉइजेस कम आए, लेकिन आ रही हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं कह रहा हूँ जितनी बन सकती हैं इसी एक गो में बना दूँ। आप लोग अपनी स्पीड के लिहाज से देखें एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर टुडे। एंड अब हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल की। देखिए, फ्री फॉल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल होता है जब कोई भी चीज़ प्योरली ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरती है। ठीक है, दैट इज फ्री फॉल। ओके, माई सिस्टम वॉन्ट्स टू गेट रीस्टार्ट। अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं। सो फ्री फॉल होता है कि जब कोई भी चीज़ प्योरली ड्यू टू ग्रेविटी गिरती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स प्योरली ड्यू टू ग्रेविटी। और फ्री फॉल में मज़े की बात यह है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट का गिरना ही नहीं, अगर वो ऊपर भी जा रही है और उसको ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, तो ये दोनों सेक्शंस हम देखेंगे। कोई चीज़ अगर नीचे गिर रही है ड्यू टू ग्रेविटी, इफ समथिंग इज फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी, लेट्स सपोज इट्स फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो इनिशियली जब आप इसको ड्रॉप करते हैं, इनिशियली एट अ वेरी फर्स्ट पोजीशन, हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी को हमें बहुत पॉइंट्स पे वेलोसिटी लेना है, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए यू इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि फिर मुझे दो ही सिर्फ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी के लिए v1 कह देता हूँ। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है जब आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये किसी भी तरीके से ड्रॉप हो सकती है, और फॉर एग्जाम्पल ये एक स्टील बॉल है जो कि आपने किसी मैग्नेटिक रिले के साथ अटैच की हुई है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है आपके पास जिसके साथ आपने इसको अटैच किए। जैसे ही आप करंट ऑफ करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मैग्नेटिज्म अपना छोड़ देता है और ये स्टील बॉल यहाँ से फॉल करती है। ये एक्सपेरिमेंट्स भी हैं एक्चुअली, इससे आप टाइम भी नोट करते हैं। अगर लेट सपोज आपके पास ये लैब में पड़ी हुई है और लैब में आप इस स्टील बॉल को रिलीज़ करें और आपको इसकी हाइट पता है, तो ये सारी कैलकुलेशंस अभी हम करने वाले हैं लेटर ऑन। यू नो दिस हाइट। अब ये हाइट भी कहाँ से कहाँ तक लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर हमें नज़र आ रहा है कि बॉल जो है वो टच करेगी ग्राउंड से अपनी बेस से, तो माजरत के साथ ये हाइट हम यहाँ से नहीं ले सकते। इस हाइट को हमें लेना पड़ेगा फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉल। यस, क्योंकि टाइमर हमारा उसी पे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और इसमें भी और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड नहीं है, बल्कि इनफैक्ट हमने चीज़ों को और एक्यूरेट करने के लिए, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डिटेल में यहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इमेजिन करें ये ग्राउंड नहीं है ताकि हमें कैलकुलेशंस बहुत एक्यूरेट मिलें। यहाँ पर एक्चुअली आपने एक लगाया हुआ है लाइट सेंसर, और इस लाइट सेंसर में से लाइट निकल के क्रॉस हो रही है और ये दूसरे सेंसर यानी कि डिटेक्टर के साथ अटैच्ड है। और जैसे ही ये बॉल यहाँ से गिरेगी, नाउ इमेजिन ये बॉल जैसे ही गिरेगी, गिरते 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 जैसे ही इसको कट करेगी, द मोमेंट इट विल कट इट, ठीक है, तो टाइमर आपका डिटेक्टर फौरन टाइमिंग नोट कर लेगा। सही है, तो डिटेक्टर ने जैसे ही टाइमिंग नोट की, बॉल ने कट किया, आपके पास एक्यूरेट टाइमिंग और कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये लाइट स्विचेस के साथ और लाइट सेंसर्स के साथ हम एक्यूरेट टाइमिंग मेजर कर सकते हैं। खैर, ये एक्सपेरिमेंटल डिटेल है, इसमें हम बाद में आएंगे। तो इस पर भी जो कट करेगी वो बेसिकली उसकी बेस ही कट करने वाली है। और फिर यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, इसकी हाइट है कितने टाइम में वो कर लेगी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहाँ पर क्या वेलोसिटी होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रॉम लॉट ऑफ इक्वेशंस वी विल वर्क इनटू दैट। लेकिन इस सारी एक्सपेरिमेंटल डिटेल से हट के जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है
कि अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो क्या ये प्योरली ड्यू टू ग्रेविटी गिर रहा है? यस, दैट इज ट्रू। और प्योरली ड्यू टू ग्रेविटी गिरने की वजह से इसके ऊपर एक ही फोर्स है जो एक्ट कर रही है और वो उसका वेट है। ऐसा ही है। तो वेट उसका नीचे एक्ट कर रहा है और वेट की वजह से उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। जिस प्लैनेट पे भी आप होंगे उसी प्लैनेट की ग्रेविटी आपके ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही नेक्स्ट सेकंड में, इन वेरी नेक्स्ट सेकंड, जब टाइम आपके पास 1 सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर टाइम बाय द वे 0 था जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट करवाई है। जैसे टाइम 1 सेकंड हो जाएगा और ये बॉल पहुंचेगी यहाँ पर, ठीक है, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, कॉल इट v2 9.8, क्योंकि उस पर फैक्टर क्या काम कर रहा है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। अगर आपने एक्सेलरेशन की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ डू वॉच इट बिफोर वॉचिंग दिस, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा। तो 9.8 के फैक्टर से इसकी स्पीड हर सेकंड में इंक्रीज करिए। इसका मतलब है कि अगर आप और नीचे चले जाएं और आप सेकंड टाइम इंस्टेंट पे 2 सेकंड्स पे इसको देखते हैं कि भाई 2 सेकंड्स पे ये कैसे बिहेव करेगा, तो 2 सेकंड्स पे पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी v3 9.8 टाइम्स 2 विच शुड बी 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। और यही वजह थी कि ओ लेवल्स IGCSE में पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 लिया करते थे ताकि हम सिंपल वैल्यूज से अपना कॉन्सेप्ट समझ सकें। लेकिन अब ए लेवल्स में हम इसको, इवन IGCSE ओ लेवल्स में भी अब 2023 ऑनवर्ड्स 9.8 ही कैलकुलेशन की जा रही है, ठीक है। सो ये अभी भी नीचे गिर रहा है और ये यूं गिरता रहेगा और आप कैलकुलेशंस करते रहेंगे ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये सब होता रहेगा अगर हम ये मान लें कि ये सब कुछ चल रहा है विदाउट एयर रेजिस्टेंस। जो कि अर्थ पे नेचुरल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम वी आर सराउंडेड बाय एयर एंड थैंक गॉड वी आर सराउंडेड बाय एयर, दैट्स हाउ वी कैन ब्रीथ ऑक्सीजन थ्रू दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस। लेकिन हाँ, आप अर्थ पे कोई ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि BBC की एक फेमस वीडियो है ब्रायन कॉक्स के साथ, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया है फ्री फॉल विद एंड विदाउट एयर रेजिस्टेंस। तो मज़े की बात यह है कि ये चीज़ गिरती रहेगी एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, एज्यूमिंग, ये सब हम बात इस एजम्पशन पे कर रहे हैं क्योंकि इस बॉल ने भी नीचे और गिरना है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल इसका थोड़ा सा और जर्नी दिखाऊं तो ये और थोड़ी दूर चली जाएगी बाय द 3rd सेकेंड, t = 3 सेकेंड्स पे ये और दूर चली जाएगी क्योंकि बाय दैट टाइम इसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी और सेम टाइम में उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया होगा। तो v3 विल बी इक्वल्स टू v4 हो जाएगा इस पॉइंट। v4 विल बी इक्वल्स टू 9.8 टाइम्स 4 और 3 बफरिंग चल रही है। तो क्या होगा 9.8, इतनी मेंटल मैथ्स हमारी ख़राब हो चुकी है। 27, 20.2.4, 29.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है फ्री फॉल पे और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये किसी ग्राउंड या किसी चीज़ को हिट नहीं कर देगा, ठीक है। इसकी स्पीड में चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास कहलाता है फ्री फॉल विदाउट एयर रेजिस्टेंस। और अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो ना, दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हल्की हो भारी हो, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है या नेग्लिजिबल है या आप मून पर, अच्छा ये बात भी समझ लें कि एग्जामिनर कहता है कि एक CI स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप मून पर हैं या किसी भी ऐसे प्लैनेट पर हैं जहां पर देयर इज नो एटमॉस्फेयर,
मून और एनी XYZ प्लैनेट, एग्जामिनर कहता है देयर इज़ अ प्लैनेट वेयर देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं। और जब भी मून देगा तो उसमें तो एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, नो एयर मतलब नो एयर रेजिस्टेंस। मून पे भी यही सिलसिला चल रहा है, मून पे भी कोई एयर नहीं, इसलिए मून ऑटोमेटिकली नॉन एयर काइंड ऑफ, नॉन एटमॉस्फेयर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको एज्यूम करना है। तो मून पे अगर कोई चीज़ गिर रही है, वेल मून पे गिर रही है तो 9.8 के फैक्टर से नहीं गिरेगी, मून की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 1.6 है, तो वहाँ पे उस फैक्टर से गिरेगी। ठीक हो गया? तो ये ज़रा बात अच्छे से आप लोग समझ लें। तो मून का तो ऑटोमेटिकली आप समझ लेंगे, किसी और प्लैनेट जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है ऑटोमेटिकली एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। अर्थ पे हो रहा है तो फिर वो बताएगा कि विदाउट एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एयर रेजिस्टेंस इज़ नेग्लिजिबल। अगर कोई बहुत भारी चीज़ है, कोई स्टील बॉल है, कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है और वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फॉल हो रहा है, तो वहाँ पर भी एयर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली नेग्लिजिबल कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग अपने पास नोट कर लें। या तो एग्जामिनर खुद बोल दे कि आप किसी इवैक्यूएटेड ट्यूब में, कोई ट्यूब आपने क्रिएट की है जिसमें आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, कोई ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर वैक्यूम क्रिएटेड है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लैनेट है या मून है जहाँ पर नो एटमॉस्फेयर है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वहाँ पर वैक्यूम है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है। इन सब सिचुएशन में अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ पे वो खुद कह दे कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, या अर्थ पे ही वो ये बात कह दे कि भाई अर्थ है लेकिन कोई हैवी ऑब्जेक्ट है। वो इतना खुल के आपको नहीं बताएगा, ये बात बातों में लिखी हुई होगी, हैवी ऑब्जेक्ट है और वो हैवी ऑब्जेक्ट शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टील बॉल है, जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया, एक स्टील बॉल है और वो टेबल पे पड़ी हुई है, और स्टील बॉल भारी ही होती है। ठीक है, स्टील बॉल हल्की नहीं होगी, बहुत छोटी बॉल की बात नहीं कर रहा, एक डिसेंट साइज स्टील बॉल है तो वो भारी है। या आपके पास कोई फॉर एग्जांपल ब्रिक है या कोई रॉक है, ये वर्ड्स ही ऐसे हैं जिसका मतलब है कि दे शुड बी स्लाइटली हैवियर। हाँ, अगर वो टेबल टेनिस बॉल की बात करे, वो फेदर की बात करे, पीस ऑफ पेपर की बात करे, टिश्यू पेपर की बात करे, पीस ऑफ क्लॉथ की बात करे, या पीस ऑफ क्लॉथ बहुत हाइट से फेंक रहा है, 5th 6th 7th 8th 9th फ्लोर से फेंक रहा है, तो फिर वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू करती है। तो ये सारी कंडीशंस जो मैंने आपको लिख के दी हैं, इसका मतलब है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और इस केस में आपके पास जिस प्लैनेट पे आप मौजूद हैं उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ही आपकी एक्सेलरेशन बन जाएगी। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन इन दैट केस विल बी सेम एज ग्रेविटेशनल field strength of that planet, जो कि आपको पता होनी चाहिए अर्थ की। जैसे मैंने बताया कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो है 9.8, ये आपको पता होनी चाहिए। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मून की पता होनी चाहिए, दैट इज़ 1.6। इसके अलावा आपको किसी की नहीं पता होनी चाहिए, एग्जामिनर आपको खुद बताएगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और ये फ्री फॉल है विदाउट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसमें मज़े की बात जो मैं कह रहा था इंटरेस्टिंग हो जाती है, वो ये है कि अब इस विदाउट एयर रेजिस्टेंस में आप कोई हल्की से हल्की या भारी से भारी, मैं बाय द वे अपनी वीडियो के एंड में, और मैं क्रेडिट दूंगा जहाँ से मैं वीडियो उठाऊंगा, उस एक्सपेरिमेंट को जो मैं बार बार कह रहा हूँ BBC ने किया है फॉर फ्री फॉल, ताकि आपको समझ में आए कि विदाउट एयर रेजिस्टेंस चाहे हल्की चीज़ हो या भारी। हालांकि काउंटर इंट्यूटिव है, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉल है, इस बॉल को जो कि भारी बॉल है, और मेरे पास एक फेदर्स हैं, ठीक है, किसी भी परिंदे के फेदर्स। अब फेदर पोटेंशियली हल्के ही होने चाहिए। ठीक है, साइज़ थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, मैं इसको और जूम इन करके साइज़ भी छोटा कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ ये मेरे पास फेदर्स है, ठीक, किसी भी परिंदे का।
सही है, तो ये फेदर है और ये एक हैवी बॉलिंग बॉल है। और मैं कहता हूँ हम दोनों को एक टाइम पे ड्रॉप करते हैं, तो आपके ख्याल में नीचे कौन तेजी से गिरेगा? जबकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैपन? वेल आई थिंक यू शुड वॉच इन दैट वीडियो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसको डिटेल में विद एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि दैट इज़ वेयर यू नीड ब्रेन्स और मोशन में ज़रूरी है। ठीक है, तो हम फर्दर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आप ये वीडियो देखिए और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 Militor in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. ਆਓ ਡੋਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਧੱਫੇ ਵੱਜਦੇ, ਪਟੀਨ ਖਾਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲੀਆਂ।